हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत, अभिनंदन आप सबके अपने परिवार में। जैसा कि आप सब थंबनेल पर देख पा रहे हैं, इस 30 मिनट शो में आप लोग देखने वाले हैं अपने बदलते हुए एग्जाम पैटर्न को। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के अभी जो एग्जाम पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव जो आया है। और बात करें कि किसी भी पेपर को देखिए आप लोग, लेंथी टाइप के क्वेश्चंस कुछ नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन वहां मैथ्स तो काफी सरल हो गया है। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक लास्ट पेपर कराया गया था टीचर ग्रेड 3 लेवल 2 साइंस मैथ्स का। अगर उस पेपर को देखोगे तो क्वेश्चंस डिटेल दिख रहे हैं आपको, बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन दिखने में, और क्वेश्चन लेंथी भी दिख रहे हैं, लेकिन मैथ्स तो बहुत सरल आई है वहां पर। और उसके बाद भी कोई पेपर हुआ या उससे पहले एक जमादार ग्रेड सेकंड का पेपर हुआ, और अभी भी जो लगातार पेपर आ रहे हैं वह आप सब देख पा रहे हो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या टेबल बनी हुई पेपर में आ रही है। तो आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में डर चल रहा था, और उसी को दूर करने के लिए आपको पेपर में ऐसा सिंगल क्वेश्चन ना मिले जो आपको यहाँ नहीं कराया गया हो। हर एक सवाल वही होगा जो आपने यहाँ सीखा है और यहाँ बहुत बार आपने किया होगा, ताकि बहुत अच्छा करके आए आप लोग। उसी को देखते हुए सेशन शुरू किया गया है। तो आप जुड़े रहेंगे शुरू से लेके अंत तक, 30 मिनट तक ध्यान से सुनना आप लोग इस बात को, और देखना कि मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं जो आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और उससे आप देखोगे कि कितना भी क्वेश्चन कैसा भी बड़ा दिख जाए आपको, आप कोशिश अगर करोगे तो 100% सही आंसर दे पाओगे आप लोग। तो घबराना कहीं नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, और अपनी इस तैयारी को ईमानदारी से कंटिन्यू रखना होता है, मन लगा के पढ़ाई किया करो आप लोग। तो आज के इस सेशन में आप लोग मेंजुरेशन क्षेत्रमिति का जो टॉपिक है उसमें 2D और 3D बेस पर किस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग देखने वाले। पूरा सेशन देखने के बाद अगर आपको चीज हमारी ये शुरुआत सही लगती है तो आप जरूर से इसका रिव्यू भी देंगे, ताकि हम आगे भी सीरीज को कंटिन्यू रखें और आपको हर एक टॉपिक से मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो बनते हैं या फिर टेबल से मिलान कराने वाले जो सवाल बनते हैं वो करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप लोग देखोगे मेंजुरेशन 2D और 3D के बेस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के अंदर, वो किस तरह से सवाल आपसे डील करेगा। 2 मिनट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप सबका अपना परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन है। ये भी प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग हमारे साथ यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल मैथ्स का हर एक कोर्स आपको यहाँ मिल जाता है। वीडियो की जो नई भर्ती होगी उसके लिए आप लोग मैथ्स देख सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। मैथ्स महारथी एक हमारा फाउंडेशन बैच है, इसमें आप इनरोल हो सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके सारे एग्जाम यहाँ से कवर होंगे। सीईटी की अपकमिंग जो एग्जाम होंगे उसके लिए मैथ्स आप पढ़ सकते हो। राजस्थान पुलिस के लिए एग्जाम ओरिएंटेड हर तरह का कोर्स है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के अंदर जो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट रहता है, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मैथ देख सकते हैं आप लोग। राजस्थान पुलिस की जो नई भर्ती है, एग्जाम ओरिएंटेड हर तरह का कोर्स है आपके लिए। ये वीडियो का कोर्स है हमारा, और इन सभी कोर्स के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी आपको मैथ्स का करवाया जाता है। एलडीसी की टेस्ट सीरीज में आप देखना चाहें तो जुड़ सकते हैं आप लोग। मैथ्स का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, मैथ्स और साइंस दोनों की कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं अपने इस परिवार के साथ। इसका जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम चैनल @maths by जयदीप सर के नाम से ज्वाइन करना होगा, वहां पर इसका पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम आते हैं टू द पॉइंट टॉपिक पर, क्षेत्रमिति 2D और 3D इन दोनों से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या टेबल की फॉर्म में किस तरह से सवाल बनाएगा, बहुत सरल होगा। देखिएगा तो आप आए हुए क्वेश्चंस ही मैं करवाने वाला हूं। देखो ये क्वेश्चंस पूछा गया था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट करके पेपर है आईए का, सूचना सहायक। ये पेपर लगता है सर 21/1/2024 को। इसके बाद से हर एग्जाम में 2-3, 2-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन ऐसे आने लग गए जो एक पूरा पैराग्राफ टाइप में है। ये देख रहे हैं आप लोग, पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये यहां शुरू हो रहा है क्वेश्चन और ये चलते चलते यहां जाके कंप्लीट हुआ है। जबकि क्वेश्चन पहले भी आता था लेकिन इसकी लैंग्वेज अलग हुआ करती थी, अब इसने अपना बोलने का तरीका बदल दिया है और उसी को लेकर ही आप लोग परेशान हो रहे हैं। देखो तो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। आपको एक नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन में दिया गया डेटा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या फिर नहीं है। एक आयत
कि ये चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्चा, एक आयताकार कोई मैदान है, उसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, इसका खर्चा 10 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो बाड़ लगाने का खर्चा ज्ञात करना है, ये तो क्वेश्चन है। और बाड़ का जो रेट बता रखा है 10 रुपए प्रति मीटर का रेट है इसका। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो दो स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसका आंसर देने के लिए क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट पर्याप्त होगा या नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आयत की लंबाई 30 मीटर है। तो अगर आपको केवल आयत की लंबाई दे दी जाए तो क्या बाड़ लगा दोगे आप लोग? बाड़ का मतलब बाउंड्री, परिमाप निकालना पड़ता है बाड़ लगाने के लिए। तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, चारों साइड चाहिए आपको। तो केवल लंबाई से परिमाप नहीं आएगा सर, और हम बाड़ नहीं लगा पाएंगे। आयत की चौड़ाई जो है वो लंबाई से दुगना है। अब बता सकते हैं आप लोग, चौड़ाई जो है वो लंबाई से क्या है सर, डबल है। अब आप लोग बता सकते हो कि कितना खर्चा आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही अति आवश्यक होंगे। इसी बेस पर सवाल आपसे पूछ रहा है। तो देखो क्या क्या इस तरह से दे रखे आंसर देखो। यदि केवल कथन एक डेटा का प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि सेकंड नंबर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्टेटमेंट फर्स्ट और दोनों ही अति आवश्यक हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट अति आवश्यक हैं। ऑप्शन सी आपके सवाल का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों स्टेटमेंट चाहिए। तो ये वही क्वेश्चन है, उसी का ये इंग्लिश है। तो इंग्लिश और हिंदी को देख करके, एक पैराग्राफ को देख करके आप घबरा जाते हैं, जबकि क्वेश्चन तो बहुत सरल था। ये कह रहा है कि एक आयताकार आपके पास कोई मैदान है। अब आप लोग पूरा आंसर भी बता दो मुझे क्या आएगा। इस तरह से एक आयताकार मैदान है और इसने बताया कि जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा बता रखी है लंबाई से ना। इस तरह का कोई मैदान है। ये डायग्राम कौन देख रहा है आपने, कैसा मैदान है ये। इसकी लंबाई जो है वो कितना बताई, 30 मीटर है सर, और चौड़ाई इसकी डबल है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई जो है वो 60 मीटर है, दुगना है। अब आप लोग इसका परिमाप निकाल सकते हैं। बताओ परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप होता है सर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 30 प्लस 60 90, 90 का डबल कितना हो जाएगा, 180। 180 मीटर इसका परिमाप आ गया सर, 180 मीटर परिमाप आ गया। आपसे पूछ रहे कि 10 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा। तो इसको 10 से गुणा कर देना सर, 1800 रुपए टोटल खर्च होंगे। 1800 रुपए खर्च होंगे सर। कई बार आपको यह समझ में नहीं आता कि आपको परिमाप निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है। वो इस इकाई से समझ लिया करो आप लोग। देखो खर्चा जो दे रखा है वो किस यूनिट में है, 10 रुपया, और प्रति मीटर ये जो रेट दे रखी है 1 मीटर की है। तो परिमाप की इकाई हमेशा वही होती है जो इस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई की यूनिट है। इसका मतलब परिमाप निकलेगा। अगर इसके अंदर कोई फसल लगानी है या फसल को काटने का खर्चा पूछा हो तब आप क्षेत्रफल देखते हैं। तो बाड़ लगाने का कुल खर्चा कितना रुपया आएगा, 1800 रुपये होगा सर। 180 गुणा 10, 1800, 1800 रुपये। और देखिएगा आप लोग इस तरह से क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है रीट मेंस लेवल 2 17 जनवरी 2026, यही बात कर रहा था मैं। टीचर ग्रेड 3 का एग्जाम है ये, 17 जनवरी 2026 को लगा है। इस पेपर में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया ये एक और सवाल है। नीचे दिए गए दो कथन, एक अभिकथन है के रूप में लिखित है, दूसरा उसका रीजन है, दूसरा उसका कारण बता रहा है। देखो तो क्या कथन है। जो अभिकथन है वो एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 घूर्णन करता है। एक पहिया है जो 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, यही कहना चाहता है। अब इसका रीजन है कि ऐसे पहिए की त्रिज्या 14 मीटर होगी। इस पहिए की त्रिज्या निकालोगे, अगर 14 मीटर आ रही है तो ये रीजन इसका सही हो जाएगा, नहीं तो रीजन गलत हो जाएगा। और ये तो कह रहा है कि एक अभिकथन है कि पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। अब इसके लिए ऑप्शन देखो किस तरह से सेट कर रहा है। अभिकथन सही है लेकिन इसका रीजन सही नहीं है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है।
तो ये क्वेश्चंस भी पहले बहुत बार आते थे, लेकिन अब बोलने का तरीका बदल रहा है। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे तो देखते ही अपना पेन बंद कर चुके होते हैं, बोले ऐसा तो नहीं कराए गए थे आपको। जबकि आपको ये भी पता है कि चक्करों की संख्या कैसे निकालते हैं, एक चक्कर में देखे की दूरी क्या होता है, वर्त की परिधि क्या होता है, पाई क्या होता है, आर क्या होता है, सब पता है आपको। देखो तो आप लोग, एक पहिया है सर ये, और पहिए के द्वारा अगर एक चक्कर में तय की दूरी आप देखना चाहें तो वो वर्त की परिधि के बराबर होती है। ये 1000 चक्करों में 88 किलोमीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है पहले तो ये बताओ। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है सर। तो 1000 चक्कर में तय की दूरी है, 1000 चक्कर में तय दूरी कितना है, 88 किलोमीटर, यानी 88,000 मीटर। 88 गुणा 1000 मीटर, 88,000 मीटर। ये जो दूरी आ गई वो कितने चक्करों की आ गई, 1000 चक्करों की। एक चक्कर में तय की दूरी कितनी आएगी इस पहिए के द्वारा, एक चक्कर में तय दूरी वो 88 मीटर आ जाएगी सर। 1000 तो कट जाएगा और 88 मीटर आ जाएगी। और आपको ये पता है कि जो पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी होता है, वो पूरा जो चक्कर होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है सर। तो 2 पाई आर का आंसर 88 मीटर आ गया। तो यहां से आर निकाल के देखिए क्या 14 आएगा क्या, हाँ बिल्कुल आपका आर कितना आएगा, 14 ही आएगा सर। 2 गुणा 22/7 गुणा आर। पाई का मान क्या रखते हो आप लोग, 22/7 या 3.14 बराबर 88 लिखा हुआ है सर। कैंसिल कर दो, 22 गुणा 2 44, और 44 से ये 2 बारी में कट जाएगा सर, 44 2 88, ये 7 आगे जाके गुणा हो जाएगा, आर बराबर 2 गुणा 7, 14 मीटर हमारा आंसर बनेगा सर। तो इसका जो रीजन बताया था कि ऐसे पहिए की त्रिज्या 14 मीटर होगी, तो इस पहिए के द्वारा 1000 चक्कर लगाने में तय की दूरी 88 किलोमीटर होगी। ये पहिया तभी 1000 चक्करों में कितना दूरी तय करेगा, 88 किलोमीटर, जब इसकी रेडियस कितनी हो, 14 मीटर। ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी राइट होगा सर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलिए इसके बाद आप लोग देखोगे अगला क्वेश्चन है, जमादार ग्रेड सेकंड 27 दिसंबर 2025 के पेपर में मैंने वही सब क्वेश्चंस उठाए हैं जो आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा बनाए गए पेपर में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। देखो दिखने में पैराग्राफ है लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल है, मैथ्स और आसान बन गई उनके आगे। तो ये भी पेपर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ही कराया गया था। नीचे 2 स्टेटमेंट है, एक अभिकथन है के रूप में लिखित है, दूसरा उस रीजन बता रहे हैं, दूसरा कारण है। अभिकथन है कि किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण की लंबाई गुणा अम्मुक सम्मुख भुजाओं का योग होता है। क्या ऐसा आपने किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ा है? किसी भी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या ये होता है 1/2 गुणा विकर्ण की लंबाई गुणा अम्मुक सम्मुख भुजाओं का योग? नहीं, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा रीजन क्या कह रहा है, कारण में बता रहा है कि त्रिभुजन त्रिकोणीय की प्रक्रिया से हम सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने में सहायता करते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी भी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप त्रिकोणीय यानी त्रिभुज की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एक विकर्ण ड्रॉ कर दोगे तो वहां 2 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे, उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एक सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा सर। और ये चतुर्भुज का जो फॉर्मूला है 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंब का योग तो आपको लिखाया गया था, लेकिन ये तो कह रहे हैं अम्मुक सम्मुख भुजाओं का योग। ये आप लोग सामान्य चतुर्भुज के अंदर फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, ये है ही नहीं किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहां पर क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है? नहीं, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी राइट होगा सर। ए सही नहीं है लेकिन आर क्या है, यहां पर सही है। और लास्ट कह रहा है ए और आर दोनों सही है? नहीं, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आप निकालते हैं वो एक त्रिभुजन यानी त्रिभुज की सहायता से जरूर देख सकते हैं। जैसे कोई चतुर्भुज है आपके पास, अगर आप इसका एक विकर्ण ड्रॉ कर देंगे यहां से, इस प्रकार ये 2 त्रिभुज बन गए। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके अगर आप जोड़ दोगे तो ये पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा।
त्रिभुजन यानी त्रिकोणीय की प्रक्रिया से हम सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने की सहायता से कर सकते हैं। इन दोनों त्रिभुज की क्षेत्रफल की सहायता से इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और देखें आप लोग, ये टेबल बन के आ गई, और ये टेबल तो बहुत ही सरल आ गई। इससे सरल सवाल तो कभी कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, कभी नहीं पूछेगा। ये रीट मेंस लेवल 2 18 जनवरी 2026 के पेपर का सवाल, ये आपस में मैच करवा रहा है। इधर लिखा है ठोस आकार, इनकी लिस्ट है, और इधर इनके आयतन के बारे में क्वेश्चन आपको दे रहा है। इन सभी आकृतियों का आयतन का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। इससे सरल क्या पूछेगा, बता सकते हो? नहीं ना, मैच करवाओ, बताओ। एक घन का आयतन होता है सर भुजा का क्यूब, तो यहां पर इसकी भुजा को इसने आर से ही लिखा होगा, तो ए मैच करेगा सर 3 नंबर के साथ। घन का आयतन होता है सर भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। बेलन का आयतन क्या होता है? सिलेंडर का आयतन होता है सर आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बी मैच करेगा 4 नंबर के साथ, बी मैच करेगा 4 के साथ। गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और लास्ट है सर शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन जो है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनको आपस में मैच करवाना था। ए जा रहा है 3 नंबर के साथ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये 3 में से अभी देखते हैं आंसर कौन सा बनेगा। बी जा रहा है सर 4 के साथ, यहां सही है। सी जा रहा है 1 नंबर के साथ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और डी जा रहा है 2 के साथ। यहाँ 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, शायद एक इनमें से कोई सही रहा होगा या थोड़ा सा एरर रही है यहाँ बताने में। दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये दोनों एक ही ऑप्शन है, बी और सी। अब पेपर में कुछ हो सकता है कुछ और आया होगा, ये लिखने में सेम रह गया होगा। बी और सी दोनों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं यहाँ। तो केवल आपसे फॉर्मूले पूछे थे आयतन के, और कई सारी आकृतियां इन टेबल में खत्म हो गई केवल आयतन के फॉर्मूले पूछ के। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। उसी पेपर का एक और सवाल है। नीचे दी गई वस्तुओं को उनके आयतन के अनुसार घटते हुए क्रम में लिखना है। उसने तो केवल फॉर्मूला पूछा था, ये आपसे आयतन पूछ रहा है और उसको लिखना है किस क्रम में? घटते हुए क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर से, बड़े से छोटे की ओर घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले घन है सर, और घन की भुजा अगर 3 है तो आयतन होता है भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। 3 का क्यूब 27 आता है सर। इसका जो आयतन आएगा वो 27 होगा। इसका आयतन जो आएगा वो 27 होगा सर, 27 आएगा। गोला, गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। इसकी त्रिज्या 3 है। त्रिज्या कितनी है? 3 है सर। तो 4/3 पाई की जगह रखेंगे आप 22/7, और यहां पर 3 का क्यूब करना है, 27 आ जाएगा सर। 4/3 पाई आर का क्यूब 3 से कितनी बारी में कट जाएगा? ये 9 बारी में, 3 9 27। अब और कुछ नहीं कट रहा है सर, गुणा करना है, और 2 9 18, 18 और 1 19 198, 22 9 198, और यहां पर हो जाएगा सर 198 गुणा 4, 8 4 32 का 2, 3 हासिल कैरी हो गया, 4 9 36 और 3 39, 4 1 4 और 3 7, 792 में 7 से भाग देना है। 7 1 7, 7 1 7, 2 रह गया, 7 3 21, 113 पॉइंट समथिंग आएगा सर। ये गोले का आयतन आ रहा है 113 पॉइंट समथिंग, जो भी आ रहा है 113 लिख रहा हूं मैं एक बार के लिए। बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन मैं यहां देख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान, आर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है सर। तो पाई आर स्क्वायर एच, 2 का स्क्वायर 4, और एच यहां पर 5 है सर। 4 गुणा 5 20, और 22 गुणा 20, 4 गुणा 5 20, और 22 गुणा 20, 22 2 44, 440/7 आ गया सर ये।
440/7 आया, ये 792/7 आया था। इसका मतलब बिलियन का आयतन से और इस गोले का आयतन क्या है, ज्यादा है। और एक लास्ट और बच गया है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। आर कितना दे रखा है 3 और एच दे रखा है सर 5, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुणा 5, 3 से कट गया ये 3 बार, 3 गुणा 5 15 और 22 गुणा 15, 22 गुणा 15 कितना हो जाएगा 15 2 30 का 0, 3 हासिल कैरी हो गया, 30 और 3 33, 330/7, 330/7। यानी सबसे बड़ा जो आयतन आ रहा है, सबसे अधिक जो आयतन आ रहा है वो गोले का आयतन आ रहा है। गोले का आयतन यहां सबसे ज्यादा है, सबसे पहले बी आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, इन दो में से आंसर आएगा, सी और डी में से। बी के बाद कौन आएगा, गोले के आयतन के बाद किसका आयतन होगा, इसके बाद होगा सर बेलन का आयतन। किसका आयतन, बेलन का आयतन। बी के बाद सी आएगा सर, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, बी सी डी और ए, बी सी डी और ए। सबसे कम आयतन है घन का, ए सबसे लास्ट में है, सबसे कम आयतन इसका है। तो ये भी सिंपल सरल था, कैलकुलेशन तो थी यहां पर, आयतन निकालना था सबका, और आपको कौन से क्रम में पूछा गया था, घटते हुए क्रम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखो आप लोग, ये भी क्वेश्चंस जो है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक 2024 के पेपर का सवाल है सर। और यहां पर भी आपसे एक पूरा पैराग्राफ दिया है, देखो क्वेश्चंस क्या लिखना चाहता है। आपको नीचे एक प्रश्न दे रखा है और उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है और उसके बेस पर 2 स्टेटमेंट है। आपको यह तय करना होगा कि कथन में दिया गया डेटा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या फिर पर्याप्त नहीं है। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिस कमरे में जिस रूम में अभी बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं वो घनाभ है, क्यूबॉइड है, तो उसके फॉर्मूले कम से कम याद रखो आप लोग। एक घनाभ का आयतन क्या होता है, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और एक घनाभ के अंदर अगर इस कमरे में अगर आपको कोई लंबी से लंबी लकड़ी रखनी हो, कोई छड़ रखनी हो, तो उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं। ये जनरल बेसिक फॉर्मूलों पे क्वेश्चंस तो पूछ रहा है। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसी की बात हो रही है ये। तो ये होता है सर 2 गुणा L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब देखो इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट दे रहा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। क्या इससे आप लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर अलग अलग दी होती ना सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो मैं निकाल देता, तो केवल पहले स्टेटमेंट से इसका आंसर नहीं आएगा। एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई 5√5 है सर, इसका डायगोनल्स जो है उसकी लंबाई 5√5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट दिए जाएं तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। ये क्वेश्चन पहले भी हजारों बार आया था, बहुत बार आया है, लेकिन अब इसका पूछने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सर दोनों ही स्टेटमेंट अति आवश्यक हैं। तो प्रश्न का उत्तर होगा केवल फर्स्ट, केवल सेकंड। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों दिया गया, दोनों का डेटा अति आवश्यक होगा, ऑप्शन सी राइट होगा सर। देख पा रहे हैं आप लोग, घबराओगे नहीं आप लोग, अपने इस कितने भी एग्जाम पैटर्न को बदल देंगे, आपको हर एक क्वेश्चंस बहुत बेसिक से सिखाया जाता है। यहाँ पर हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया है मैंने, और क्यों आवश्यक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सारी बातें आपको बता रखी हैं। फिर एक बार वापस बताता हूं कि कैसे आंसर आएगा इसका। ये तो सर आपके पास क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग है और ये विकर्ण है। आप क्या बता सकते हो, मुझे ये बता सकते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या आप में से किसी को ये फॉर्मूला पता है। ये होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही होता है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। 2 गुणा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसी का आंसर मुझे चाहिए।
इन तीनों का योग आपको दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना है 20, 20 का स्क्वायर कर दो 400। और आपको डायरेक्ट फॉर्म भी पढ़ाया है मैंने, याद है आप में से कितनों को? बताना आप लोग, कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितनों को इसके डायरेक्ट फॉर्म याद है। क्या करते हैं, बड़ी संख्या के स्क्वायर में छोटी संख्या का स्क्वायर माइनस कर देते हैं जब कभी भी एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा और विकर्ण की लंबाई दे रखी हो, या फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के योग के स्क्वायर में से विकर्ण का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। क्योंकि सर घनाभ का विकर्ण होता है रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर ये 5√5 लिखा हुआ है। जब यहां से रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर 5√5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा ना, और √5 गुणा √5 5 आ जाएगा सर, 25 गुणा 5 125 आ गया सर। ये इन तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के वर्गों का योग 125 आएगा। तो यहां 125 लिख दो, प्लस 2 गुणा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही हमें निकालना है। तो 400 में से 125 माइनस कर दो तो आपका जो आंसर आएगा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 400 माइनस 125 275 ना, 275। 400 में से 100 गए तो 300 बचेगा और 25 और कम कर दो सर। 400 माइनस 125 275 275 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में होती है या सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे सर। ये तो पूछ ही नहीं रहा आपसे पूरी कैलकुलेशन, ये तो केवल कंसेप्ट जानना चाहता है कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर है या आप रट के आए हो। तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह का आ जाए, आपको सब कुछ सिखाया गया है, बिल्कुल भी डरने का नहीं है। मन लगा के अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखो, मैथ्स आपको परेशान नहीं करेगा। तो इसी तरह की सीरीज के लिए जुड़े रहिए आप सब अपने परिवार के साथ, और आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी दूसरे टॉपिक को देख रहे होंगे इसी तरह से। अगर आपको ये सीरीज हमारी समझ आई हो, बेहतर लगी हो, तो जरूर इसका रिव्यू देंगे और जुड़े रहेंगे अपने इस परिवार के साथ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर किया जाएगा, @maths by जयदीप सर के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जुड़ना चाहें तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन के नाम से आपको पीडीएफ मिलेगा। एप्लीकेशन जो मिलेगी वो अभ्यास मैथ्स के नाम से मिलेगी, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर हो जाएगा। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।